हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्टकट में इसे एलपीपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार बोर्ड में क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेती है उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फिक्स्ड है, आता ही है हर साल, है ना। तो आज के लेक्चर से आपका 5 नंबर आपका फिक्स हो जाने वाला है। 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस इसके थोड़े से बेसिक्स का स्टडी आपको बहुत जरूरी है। अगर इस चैप्टर के बेसिक्स को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। सो गाइज, मैंने कहा कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो क्लास 12th के लिए ऑर्गेनाइज करती है उसमें हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक्स की जानकारी करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक। क्या है? एक प्रकार का गणितीय प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है, which is used to maximize the profit, है ना, जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड मिनिमाइज द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। क्लियर हुआ? मैंने कहा कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसका यूज जो है कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एंड उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिए, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है बच्चा? लीनियर प्रोग्रामिंग एक जो है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसका यूज कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्लियर है? लीनियर प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया। चलिए, अब अगला टर्म है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? तो द लीनियर फंक्शन, है ना, द लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। एक ऐसा लीनियर फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैंने कहा कि एक ऐसा लीनियर फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है। एक ऐसा लीनियर फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज रिटेन एज z इज इक्वल टू ax प्लस by। यहां पर z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और यहां पर आप ax प्लस by जो देख रहे हैं ये लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखने का तरीका है z इज इक्वल टू ax प्लस by। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है ना, और इसे लिखने का तरीका क्या है? z इज इक्वल टू ax प्लस by। क्लियर? तो आप समझ गए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स क्या है? द लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इनइक्वेशंस आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना। यहां पर हम लोगों को जो है, यहां पर जो लीनियर इनइक्वेशन से मतलब है कि वो आपका 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है ना।
तो लीनियर इनइक्वेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल, जो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स होता है। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, वो 30,000 रुपया का चेयर खरीदता है और 45,000 रुपये का टेबल खरीदता है ना। तो आपको अगर ये डिसाइड करना हो कि कितना टेबल और कितना चेयर खरीदता है वो, समझ गए, जबकि उसके पास मैक्सिमम जो रुपया है वो 8,000 रुपया है, तो आपसे पूछा जाए कि वो 8,000 रुपया में कितना जो है चेयर और कितना टेबल खरीदता है, तो आप लेट करते हैं, वहां पे मानते हैं कि मान लिया कि एक्स चेयर और वाई टेबल खरीदता है। तो एक्स और वाई क्या है? जो आप मानते हो, जो आप डिसाइड करते हो कि हम चेयर की संख्या इतना ले लेते हैं और टेबल की संख्या इतना लेते हो। तो जिस वेरिएबल को डिसाइड करते हो डिनोट करने के लिए चेयर्स की संख्या को और टेबल की संख्या को, उसी वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। क्लियर हो गया डिसीजन वेरिएबल क्या है? चलिए, तो हमने कहा कि कांस्टेंट्स क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, है ना। तो लीनियर इनइक्वेशन तो आप समझ गए कि 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। अब है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल, मतलब जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस होता है। मतलब कि अगर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मानते हैं डिसीजन वेरिएबल, तो उस पे कंडीशन लगा रहेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा। जैसे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वाई इज लेस देन इक्वल टू -3, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या z इज इक्वल टू 3 या 5, ऐसा ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल आर नोन एज कांस्टेंट्स। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। दिस इज लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, इसी तरह से मान लीजिए कि 2y - 6 2x - 6y इज लेस देन इक्वल टू 18 है। दिस इज द लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x + y इज ग्रेटर देन 1 या फिर x - y इज लेस देन 5। दीज आर द लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। इसी तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू -3, है ना। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर y इज, यहां पर y लिख दीजिएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो ये सब जो है, ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? हमने बताया कि लीनियर इनइक्वेशंस। तो ये आप देख रहे हैं नंबर 1 2 3 4, ये ऊपर से लगातार 4 जो है ये लीनियर इनइक्वेशंस है ना, 2 वेरिएबल्स में। और यहां पर जो आप देख रहे हैं नीचे में ये 2, ये जो है आपके जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि y का वैल्यू -3 और उससे छोटा होगा या फिर y का वैल्यू 5 और उससे छोटा होगा। इसी प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल। ये सब जो आप देख रहे हैं यहां पर वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शंस है और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि लीनियर इनइक्वेशंस है। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल आर नोन एज कांस्टेंट्स। क्लियर हो गया? तो अभी तक आपने क्या समझा? लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और कांस्टेंट्स क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। दोनों एक ही बात है। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आपके पास डिसीजन वेरिएबल x और y है
तो इसको आप लिख दें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दीज टू restrictions on the variable are known as non-negative restrictions या फिर non-negative constants। क्लियर हो गया। डिसीजन वेरिएबल जब हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो, है ना, डिसीजन वेरिएबल्स का वैल्यू जब हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो तो these are known as non-negative constants या फिर non-negative restrictions। क्लियर हो गया। डिसीजन वेरिएबल्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपको बताया एक एग्जांपल से कि एक शॉपकीपर था जिसने 3000 के चेयर्स खरीदे और 45,000 के टेबल्स खरीदे। उसने माना, वहां पे हम लोग मानते हैं कि चेयर की संख्या x है, तो जो डिसीजन वेरिएबल हो गया, और उसी प्रकार से चेयर की संख्या y है, यहां पर x और y डिसीजन वेरिएबल्स है। तो ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हम मानते हैं ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मतलब इसका वैल्यू जब भी कोई संख्या मानते हैं किसी थिंग्स का या ऑब्जेक्ट्स का, तो उसकी संख्या कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो डिसीजन वेरिएबल्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स या फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर हो गया। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे होता है आपका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है बच्चा? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कॉन्स्टेंट्स। देखिए फिजिबल रीजन क्या है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कॉन्स्टेंट्स। ऑल कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि उसमें लीनियर इनइक्वेशंस भी हो सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल भी हो सकता है। सभी प्रकार के जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उन सब से जो एक कॉमन रीजन को डिटरमाइन किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग, यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। समझ में आई बात कि हमारे पास जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें आपका लीनियर इनइक्वेशंस होते हैं और डिसीजंस ऑन वेरिएबल्स होते हैं, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके साथ जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स जो लीनियर इनइक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं, इन सारे कॉन्स्टेंट्स से जो एक कॉमन रीजन डिटरमाइंड किया जाता है, दिस कॉमन रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। क्लियर है। इसी फिजिबल रीजन में आपके जो है फिजिबल सॉल्यूशन पाए जाते हैं, है ना, पाया जाता है ना। फिजिबल रीजन को हम लोग बेसिकली जो है सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं। फिजिबल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि फिजिबल रीजन में ही आपका सॉल्यूशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ओके, बात समझ में आ गई। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या है कि जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब उसमें जो लीनियर इनइक्वेशंस और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स इंक्लूडिंग, है ना, ये जितने भी प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन सब से जो एक कॉमन रीजन मिलता है उसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। और फिजिबल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी फिजिबल रीजन में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन क्लियर हो गया। अब यहां पर फिजिबल रीजन दो प्रकार का होता है बच्चा। एक होता है आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन और दूसरा होता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। यहां ग्राफ से स्पष्ट है। देखिए यहां पर दो इनइक्वालिटीज है, मतलब दो इनइक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वेशन, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों से दो नहीं बल्कि चार है। एक तो एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, और ये दो लाइनें हैं, है ना। तो यहाँ पर चार कॉन्स्टेंट्स है, और चार कॉन्स्टेंट्स से जो कॉमन रीजन यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला चारों तरफ से घिरा हुआ कॉमन रीजन है, बाउंडेड है। तो इस रीजन को जब चारों तरफ से जो घिरा हुआ रीजन होगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। क्लियर है। फिजिबल रीजन दो प्रकार का होता है, बाउंडेड फिजिबल रीजन, और एक होता है आपका, दूसरा होता है कौन सा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है कि जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उससे जो कॉमन रीजन डिटरमाइंड होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और जो सब में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड फिजिबल रीजन। क्लियर है।
दूसरा होता है आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है कि आपके पास जितने भी कांस्टेंट्स हैं उससे डिटरमाइंड किया हुआ जो रीजन है आपके पास फिजिबल रीजन आता है, समझे ना, जो कि एक तरफ से मतलब कुछ तरफ से तो बाउंडेड होता है मतलब, और एक तरफ से आपका पूरा ओपन होता है, मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं रहता है, एक दो तरफ से घिरा हुआ रहता है और बाकी साइड से ये ओपन रहता है। तो ऐसा फिजिबल रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट से डिटरमाइंड किया गया हो, जो कि कुछ साइड से घिरा हुआ है और बाकी साइड से ओपन रहता है, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं कौन सा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। समझ गए? तो ये था आपका कुछ बेसिक्स। अभी और भी बेसिक्स इसमें है। तो अभी आपने क्या समझा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या है। उसके बाद हमने समझा फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन कितने प्रकार का होता है ना, ये सारी बातें हमने समझा अभी। तो आगे और भी इसके मतलब बेसिक्स हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे के बेसिक्स समझते हैं। ठीक है, लिखिए। तो गाइस चलिए समझते हैं आगे के जो बेसिक्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या है। एलपीपी का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ गए? तो क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई which satisfy all the constraints is called solution of LPP। जिस प्रकार से आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं उनको सॉल्व करके और एक्स और वाई के जो भी वैल्यू आप निकालते हैं जो सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे, है ना, तो उनका जो सेट होगा, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक बार फिर से समझिए क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई which satisfy all the constraints is called solution of linear programming problem। मतलब जितने भी आपके पास constraints हैं, है ना, एक्स और वाई के वो सारे वैल्यू जो सभी constraints को सेटिस्फाई करता है, उनके सेट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है बच्चा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सारे वैल्यू का सेट जो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए अब सॉल्यूशन से आता है फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। सारे वैल्यू जो है फिजिबल रीजन में नहीं होते हैं, है ना। जो वैल्यू आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, एक्स और वाई का वो वैल्यू जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज कर दे, जो फिजिबल रीजन में फाउंड हो, मतलब प्राप्त हो, जो फिजिबल रीजन में हो, है ना, वैसे सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई को या वैसे सॉल्यूशन को, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम which satisfy the feasible region determined by the all constraints is called feasible solution। बात समझ में आ गई कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन जो कि फिजिबल रीजन को जो डिटरमाइंड किया गया है, जो कि सारे कॉन्स्टेंट से डिटरमाइंड फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई करता हो। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? फिजिबल सॉल्यूशन को द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच सैटिस्फाई द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कांस्टेंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई करता हो। समझ गए? और फिजिबल रीजन जो कि सारे कांस्टेंट से डिटरमाइन किया जाता है ना।
तो सारे कांस्टेंट से डिटरमाइंड फिजिबल रीजन को जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा उसी को हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? फिजिबल रीजन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। यह है आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन और यह है आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो एक्स और वाई का वैल्यू जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, इस फिजिबल रीजन में, मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट टी है ना, तो ये टी का जो वैल्यू होगा, पॉइंट टी का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, वो कहां पर है? इस फिजिबल रीजन में है। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अनबाउंडेड केस में अगर मान लो कि यहां पर कोई क्यू है पॉइंट, है ना, तो ये जो पॉइंट है ये आपके फिजिबल रीजन में है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में है, और यहां पर क्यू का जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा वो इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। समझ गए? फिजिबल सॉल्यूशन अनबाउंडेड रीजन में भी हो सकता है और आपका बाउंडेड रीजन में भी हो सकता है। अंतर सिर्फ ये है, मतलब कंडीशन सिर्फ ये है आपका कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वही सॉल्यूशन को हम, उसी सॉल्यूशन को हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं जो फिजिबल रीजन में होता है। समझ गए? जो कि सारे कांस्टेंट से डिटरमाइन किया जाता है ना। क्लियर हो गया आपका फिजिबल सॉल्यूशन? चलिए अगला है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बच्चा? देखिए ये आपके पास यहाँ पर फिजिबल रीजन दिख रहा है, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है। आप देखेंगे कि इस बाउंडेड फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है, ओरिजिन है, ए है, पी है और डी है। तो ये ओ, ए, पी एंड डी, ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये आपके कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे अनबाउंडेड केस में, तो यहां सी है, पी है और बी है। ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन होता है। जो फिजिबल रीजन का बाउंड्री है, जैसे देखिए एक बाउंड्री ये है, दूसरा बाउंड्री है, तीसरा बाउंड्री है, चौथा बाउंड्री ये है ना। तो फिजिबल रीजन के जो बाउंड्रीज होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मतलब उनके कटान बिंदु को, फिजिबल रीजन के बाउंड्रीज के कटान बिंदु को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो डिफाइंड होता है आपका कैसे? द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कुछ भी हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, यहां पे हमने समझा ही दिया है आपको। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, यहां पर एक आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन लिया है और आप देखेंगे कि यहां पर इस बाउंडेड फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो ओरिजिन है, ए है, पी है और डी है। तो यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गया? ओ, ए, पी एंड डी। समझ गए? तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन। क्लियर है? फिजिबल रीजन मे बी बाउंडेड और अनबाउंडेड, बट द कॉर्नर पॉइंट्स इज ऑलवेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब है आगे आपका फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, समझे? तो जब आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स के फॉर्म में डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वहां पे फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। लेकिन जैसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वर्ड में लिखा रहता है, लैंग्वेज में लिखा हुआ, अगर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है तब आपको वहां पे क्या करना पड़ता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करना होता है। समझ गए? अगर मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ऑल कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, तो फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है तब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मेशन करने की आवश्यकता होती है। वहां पे आपको क्या करना होता है कि पूरे वर्ड प्रॉब्लम को आराम से ध्यान से पढ़िए, डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए, फिर सारे कांस्टेंट्स लिखिए इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी। तो इस प्रकार से आप जब लिख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर, ठीक है ना, सारे कांस्टेंट्स लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लिख लेते हैं, तो ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए एक बार समझ लेते हैं।
तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में अभी हमने चर्चा किया, ठीक है ना, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या कोई थिंग्स को मानते हो एक्स वाई जेड से, तो दीज आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, और ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होता है या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इसको बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या है। तो सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। उसके बाद क्या करना है, जब डिसीजन वेरिएबल्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना कुर्सी, कितना चेयर, है ना, और कितना जो है थर्मस खरीदना है, एक्स वाई जेड जो भी आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद आपको लिखना होता है राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by। समझ गए? क्या करना होता है, डिसीजन वेरिएबल्स को पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू ax प्लस by। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है, तीसरा काम, राइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना। उसके बाद जैसे ही आप डिसीजन वेरिएबल्स को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद जरूरत होती है कि उस वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सभी को लिखिए इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ। समझ गए ना। तो ये इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम जो है ना फॉर्मेशन करते हैं। जब भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वर्ड में दिया रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में रहता है, तो इन्हीं तीन पॉइंट्स को अप्लाई करके आप जो है उस प्रॉब्लम का जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? कैसे आप करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन? तो सबसे पहले कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तो जब आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वर्ड में दिया हो, है ना, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है ना। और उसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहला कि आइडेंटिफाई करना होता है डिसीजन वेरिएबल्स को, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होगा, और तीसरा जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन सबको लिखना होता है। 3 काम कर देंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि जब आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जब वर्ड में दिया रहेगा तभी फॉर्मेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन निकालें, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z इज इक्वल टू ax प्लस by होता है, इसका हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब जैसा आपसे पूछा जाए, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को एक साथ ऑप्टिमल वैल्यू बोला जाता है। समझे? मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग बोलने से अच्छा है कि आप एक वर्ड यूज करिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ गए ना? ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू को भी और मिनिमम वैल्यू को भी। समझ गए? तो हमने कहा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जो भी हमें जरूरत होती है, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, चलिए समझते हैं। तो जब भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या करना पड़ेगा कि ग्राफिकली सॉल्व ऑल द कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही एक्सिस पर, सेट ऑफ एक्सिस आपका एक्स और वाई एक्सिस एक ही होगा, एक ही एक्सिस पर सारे कॉन्स्टेंट्स को, सारे कॉन्स्टेंट्स मतलब जो 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस होगा, जो सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस होगा, और जो आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होगा, ये सब मिलाकर होते हैं ऑल कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सारे कॉन्स्टेंट्स को सिंगल सेट ऑफ एक्सिस पर आपको सॉल्व करना होगा। मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का मतलब है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद होगा, और नहीं होगा तो एक बार आप रेफर कर लीजिए 11th क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए? तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको ग्राफिकली एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ ग्राफिकली एक ही सेट ऑफ एक्सिस पर क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, मतलब ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व ऑल द कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब जितने भी कंस्ट्रेंट हैं सबको एक साथ सेम सेट ऑफ एक्सिस पर ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब आपको क्या करना है, जब आप ग्राफिकली सबको सॉल्व कर लीजिएगा सेम सेट ऑफ एक्सिस पर, तब आपको देखना है, निकालना है फाइंड द फिजिबल रीजन। दूसरा पॉइंट क्या है, तब आपको सारे जो कांस्टेंट्स हैं उन सभी से घिरा हुआ एक रीजन जो कॉमन रीजन होता है, जिसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, तब आपको सारे कांस्टेंट से डिटरमाइन किया जाता है फिजिबल रीजन को। ठीक है ना? फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कांस्टेंट का मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट है जिसका आपने ग्राफिकली सेम सेट ऑफ एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, अब सब में जो कॉमन रीजन होता है उसको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द फिजिबल रीजन। समझ गए? तो आपको दूसरा पॉइंट में क्या करना है, जब आप सारे कांस्टेंट का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली कर लेते हैं सेम सेट ऑफ एक्सिस पर, उसके बाद सारे कांस्टेंट्स में जो कॉमन रीजन होता है मतलब फिजिबल रीजन को निकालना होता है। ठीक है, जैसे ही आपका फिजिबल रीजन निकल जाता है तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को निकालने की आवश्यकता होती है। समझ गए? क्या करते हैं, उसके बाद फिजिबल रीजन जैसे ही डिटरमाइंड हो जाता है उसके बाद हम लोग इसके कॉर्नर पॉइंट्स को निकालते हैं। तो तीसरा पॉइंट है फाइंड ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, है ना? फिजिबल रीजन निकालने के बाद उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना होता है। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स का डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फिजिबल रीजन, मतलब जो बाउंड्रीज हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके, है ना? देखिए जैसे यहाँ पर ये लाइन हो गया एक बाउंड्री, ये लाइन हो गया दूसरा बाउंड्री, ये लाइन हो गया तीसरा बाउंड्री, ये लाइन हुआ चौथा बाउंड्री। तो इनको परस्पर आपस में दो दो करके सॉल्व करेंगे तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकल जाएंगे। और आप जानते हैं टू वेरिएबल में इक्वेशंस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना? तो दो वेरिएबल में जो इक्वेशंस होते हैं उसको किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आपका जो है कोएफिशिएंट इक्वलाइजेशन मेथड होता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना? उससे आप क्या करेंगे, दो दो करके सॉल्व करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल लेंगे, मतलब दो दो बाउंड्री को आपस में सॉल्व करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया 3 पॉइंट। पहले तो ग्राफिकली क्या करना है, सारे कांस्टेंट्स को सेम सेट ऑफ एक्सिस पर आपको ग्राफ बना लेना है, उसके बाद सभी से जो कॉमन रीजन है मतलब फिजिबल रीजन को फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल लेना है। समझे? उसके बाद क्या करना है कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ईच कॉर्नर पॉइंट। समझ गए? सारे कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जब सारे पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यू निकाल लेंगे तब आपको मार्क करना है। अगला पॉइंट है मार्क मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम लिखा है एंड मिनिमम के लिए स्मॉल एम लिखा है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तब आपको जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वहां पर एरो लगा के आपको लिखना है मैक्सिमम, या एम लिख सकते हैं, मार्क कर देना है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, जो सबसे कम वैल्यू होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। समझे? तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मार्क कर देना है, मतलब चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए, लास्ट पॉइंट है राइट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी व्हिचएवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना? जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैक्सिमम वैल्यू बताइए या फिर मिनिमम वैल्यू बताइए, जो भी आपसे पूछा जाए तो उसके अनुसार आप जो लास्ट में लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा, और इसके लिए
जो आपके डिसीजन वेरिएबल का मान इतना होगा, है ना, समझ गए। तो ये आपका कुछ बेसिक्स था। अभी थोड़ा सा और बेसिक्स है, कुछ ग्राफ्स आपको बताएंगे ताकि आपको जो है सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत ना हो, समझ गए। तो ये था टोटल बेसिक्स आपका, है ना। कुछ और बेसिक्स है, उसके साथ कुछ और ग्राफ बताएंगे जिससे आपको जो है सॉल्यूशन निकालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मतलब साइमल्टेनियसली सेम सेट ऑफ एक्सिस पे जो सारे कांस्टेंट को आप ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, तो वहां पे ग्राफ ड्रॉ करने में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ और बेसिक्स बताऊंगा और कुछ ग्राफ्स भी आपको बताऊंगा, समझे। तो पहले इसको आप लिखिए तो गाइस चलिए कुछ और बेसिक्स हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ एलपीपी। टाइप्स ऑफ एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए ये बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका डाइट प्रॉब्लम्स, है ना। डाइट से रिलेटेड जो है आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे दिया रहता है कि कोई डाइट है जिसमें प्रोटीन जो है 5% है, वसा जो है 6% है, इसी तरह मैग्नीशियम इतना है ना, सल्फर इतना है, जो भी है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डाइट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, कोई कंपनी है जो कोई थिंग्स बनाती है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, है ना, कि कोई जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इतना कॉस्ट होता है, तो इतना सामान ले जाने में कितना कॉस्ट होगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मिनिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये आपको निकालना होता है, समझे ना। तो बेसिकली जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो वर्ड में लिखा रहता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, डाइट प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कुछ नोट समझते हैं, है ना। ये आपका यहां तक जो था मेन बेसिक था, जो आपके इन सारे टर्म्स को जानना जरूरी था, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो है सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स है, उसके लिए हमने नोट लिख दिया है। और ऐसे भी आप इसको जो है ये सारे चीजें, ये जो पॉइंट आउट किया है हमने, इनको आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है ना। जब आपको पढ़ाया जा रहा था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें भी डिस्कस किया गया है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, है ना। और अगर आप डिटेल में इसका स्टडी करना चाहते हैं तो 11th क्लास का जो आपके पास नोटबुक होगा, जो कॉपी होगी, जिसमें लीनियर इनइक्वेशंस को पढ़ाया गया है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ाया गया है, उस कॉपी को आप रेफर करेंगे तो और डिटेल में आप समझ पाएंगे। हालांकि इससे ज्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं ताकि अभी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट क्या है आपका, कि अगर कंस्ट्रेंट्स जो है आपके पास, कंस्ट्रेंट्स तो आप समझ ही गए हैं क्या होता है। अगर कंस्ट्रेंट्स जो है ग्रेटर देन और लेस देन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करता है, if the constraints involve greater than or less than, then draw the dotted line। जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, उस कंस्ट्रेंट के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करता है तो उसके लिए कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। मतलब इस तरह से देखिए, ये आपके पास मान लो कि सेट ऑफ एक्सिस है और मान लो कि कोई कंस्ट्रेंट है आपके पास ax प्लस by इज ग्रेटर देन 0, या फिर ax ग्रेटर देन c, या फिर ax प्लस by इज लेस देन c, ऐसा कोई लाइन है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी कौन सा इन्वॉल्व है, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इस केस में इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसा लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा। समझ गए, पहला पॉइंट समझ में आ गया। If the constraints involve greater than or less than inequalities, then draw the dotted line। समझे, उस constraints के लिए आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे हमने यहाँ पर constraints लेकर आपको दिखा दिया है, अगर ax प्लस by इज ग्रेटर देन c हो या फिर ax प्लस by इज लेस देन c हो, तो इस दोनों टाइप के constraints के लिए आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा
लाइट का प्रॉब्लम हो गया है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका है अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ द कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी देन ड्रॉ द थिक और डार्क लाइन, है ना। अगर मान लीजिए कि कंस्ट्रेंट्स आपका इस तरह का है, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। तो ये जो दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, इनके लिए आपको थिक लाइन या डार्क लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है। समझे, जब भी कोई कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करेगा, तो इसके लिए उस कांस्टेंट के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क होगा, थिक होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट है, तो आप इसके लिए इस प्रकार से जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए ये लाइन है, थिक लाइन और डार्क लाइन, ये इसके लिए है और ये ऊपर वाले के लिए है ना। जब लेस देन और ग्रेटर देन इन्वॉल्व करेगा तो आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इन्वॉल्व करेगा इनइक्वालिटी कोई कांस्टेंट, तो आपको थिक लाइन और डार्क लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है, इफ द कंस्ट्रेंट्स आर लाइक ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज लेस देन 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां एक्चुअली 0 के जगह c लिख दीजिए, है ना, c लिख देते हैं। क्लियर है। तो अगर इस तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0 और ax प्लस बी वाई इज लेस देन 0 और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c और ax प्लस बी वाई इज लेस देन c और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू c, देन आपको तब क्या करना है, अगर इस चारों में से किसी भी एक प्रकार का या चारों प्रकार के कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, तो ऐसे केस में आपको वेरिफिकेशन के लिए कि उसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, उसके लिए आपको 0 0 उस कंस्ट्रेंट्स में पुट करना होता है। समझ गए क्या लिखवाया है, इफ द कंस्ट्रेंट्स आर लाइक ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c और ax प्लस बी वाई इज लेस देन c और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू c, देन पुट 0 0 फॉर वेरिफिकेशन। मतलब उस कांस्टेंट का सॉल्यूशन किस तरफ होगा, लाइन के एक साइड होगा कि दूसरी साइड होगा, समझे ना। तो लाइन के साइड मतलब पॉइंट के तरफ होगा या पॉइंट के दूसरी तरफ होगा, इस बात को समझिए पहले, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, और मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट्स है, यही कांस्टेंट्स है ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, है ना। यहां पर थिक लाइन ड्रॉ किया है ना। तो ऐसा अगर कांस्टेंट हो, या फिर ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू c, ऐसा कांस्टेंट हो, है ना, या फिर आपके पास ये ऊपर वाले दो प्रकार के कांस्टेंट हो, तो इन चारों प्रकार के कांस्टेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका वेरिफिकेशन मतलब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरफ होगा, है ना, किस तरफ सेट करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 0 0 इसमें पुट करते हैं। जो भी कांस्टेंट होगा उसमें 0 0 पुट करेंगे LHS में और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, RHS के वैल्यू से बड़ा है छोटा है, ये हम चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। समझ गए। तो क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर इन चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार का कांस्टेंट हो या चारों ही प्रकार के इस तरह के कांस्टेंट हो, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए 0 0 पुट करना है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब एक बात समझिए कि अगर हम 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, अगर हम इन कांस्टेंट्स में किसी में 0 0 पुट करते हैं और सेटिस्फाई हो गया, तो इस लाइन के किधर 0 0 के तरफ इस लाइन का सेट करते हैं। इस लाइन का जो सेट होगा मतलब इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो किस तरफ होगा, 0 0 के तरफ। ये कब होता है, जब ये सेटिस्फाई करता है। 0 0 आपका इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा
तो सेट किस तरफ होगा, लाइन के ओरिजिन के तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन। इस पॉइंट को हमने यहां पर लिखा है इफ द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट देन सेट द पोर्शन ऑफ द लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझे, अगर सेटिस्फाई किया, देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट 0 0 है, इन चारों इनमें से किसी भी कांस्टेंट पे आप डालते हैं, अगर इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है तो आप जो है इस लाइन के उस पोर्शन को सेट करते हैं जो ओरिजिन के तरफ है, जो 0 0 के तरफ है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हमने लिखा है इफ द लाइन पासिंग और इसमें आगे लिखा है हमने कि अदरवाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट 0 0। समझ गए, अगर सेटिस्फाई नहीं किया, देखिए यहां पर दूसरा ग्राफ देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि सेटिस्फाई नहीं किया, यहां पर यही लाइन है आपका, है ना, ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू c और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये कॉन्स्टेंट्स है आपके पास। अगर मान लीजिए कि ये जो 0 0 है, पॉइंट 0 0 इस कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो लिखा हुआ है अदरवाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट 0 0। मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट 0 0 का मतलब है कि 0 0 के तरफ वाला पोर्शन ये है ना। अवे फ्रॉम द 0 0 का मतलब है कि इधर साइड, दूसरी साइड, लाइन के दूसरी साइड, मतलब लाइन के 0 0 वाले साइड नहीं, लाइन के दूसरी साइड आपको सेट करना है। बात समझ में आ गई। ये दो पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, इफ द पॉइंट 0 0 satisfy the constraint then set the portion of the line towards the origin 0 0 otherwise away from the point 0 0। समझ गए। अगर सेटिस्फाई किया, यहां पर ये जो पॉइंट है 0 0, ये आपका क्या करता है, देखिए ये आपका डज नॉट सेटिस्फाई। अगर ये पॉइंट 0 0 इस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन के तरफ नहीं, लाइन के दूसरी साइड हम सेट करते हैं। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में कहता है इफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई लाइन है इस प्रकार से, एक और ग्राफ समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन है आपके पास, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, अगर कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, देखिए अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन आइदर टेक अ पॉइंट a0 ऑन द एक्स एक्सिस और पॉइंट 0b ऑन द वाई एक्सिस। तब आपको क्या करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। देखिए हमने क्या कहा कि अगर कोई लाइन, ठीक है ना, ये चार कांस्टेंट तो आप समझ गए, ये चारों जो कांस्टेंट्स लिखवाया था हमने, ये कभी भी ओरिजिन से पास करने वाले कांस्टेंट्स नहीं थे। तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा उसके वेरिफिकेशन के लिए कि उसका सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन किधर की तरफ सेट करेंगे, उसके लिए आपको 0 0 पुट करना था, है ना। और 0 0 सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन के तरफ सेट करना था, और सेटिस्फाई नहीं किया तो उस लाइन के दूसरे पोर्शन को सेट करना था। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हमने, चौथा पॉइंट जो आपके पास है वो है कि अगर लाइन जो है ओरिजिन से पास करता हो, समझ गए ना, इस प्रकार से अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तब आपको क्या करना है, या तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लो कि P पॉइंट ले लिया a0, या फिर आप जो है Q पॉइंट ले लेंगे 0b, है ना, ओरिजिन किस y एक्सिस पर। समझ गए। क्या करेंगे, अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तब आपको आइदर और का केस है, या तो आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट P a0 के फॉर्म में ले लेंगे, या फिर y एक्सिस पर कोई पॉइंट 0b के फॉर्म में ले लेंगे। समझ गए। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये आइदर और में करना है, दोनों एक साथ नहीं लेना है कि एक्स एक्सिस पे भी ले लिया और वाई एक्सिस पे भी ले लिया। या तो आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अपने मन से चूज कर लीजिएगा, या फिर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट अपने मन से चूज कर लीजिएगा, आइदर और में, दोनों एक साथ नहीं। समझे ना। अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट आपको चूज करना है, या तो एक्स एक्सिस पर आप अपने मन से कोई पॉइंट ले लीजिए, या वाई एक्सिस पर कोई अपने मन से एक पॉइंट ले लीजिए। क्लियर है। अब उस पॉइंट को
इस लाइन का जो कंस्ट्रेंट है उसमें डालेंगे हम लोग, है ना। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। ये द पॉइंट A0 या 0B जो भी आप लेंगे, सेटिस्फाई देन सेट द पोर्शन ऑफ द लाइन टुवर्ड्स द पॉइंट। समझ गए। जो भी आपने पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस पर A0 पॉइंट लिया या फिर वाई एक्सिस पर 0B पॉइंट लिया, अगर इस लाइन के कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर देता है, समझ गए, अगर इस लाइन के कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर देगा तो हम लोग उस पॉइंट की तरफ सेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो A0 पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो इस लाइन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा इस पॉइंट के तरफ, समझ गए, इस तरफ होगा। क्लियर हो गया। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इस लाइन के दूसरी तरफ, मतलब जिधर पॉइंट है उस तरफ सेट नहीं करेंगे, इसके दूसरी तरफ सेट करेंगे। जैसे आप देखिए यहां पर हम लेकर दिखा देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये आपका लाइन है, समझ गए। अब यहां पर हमने पॉइंट लिया था PA0, है ना। आपको अपने मन से कोई भी पॉइंट चूज करना है, या तो एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, फिर वाई, या फिर वाई एक्सिस पर ले लीजिए। यहां पर हमने दिखाया कि ये जो पॉइंट A0 हमने लिया था, इस लाइन के कांस्टेंट को सेटिस्फाई किया तो इस पॉइंट के तरफ सेट करेंगे, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया, अगर ये पॉइंट जो है इस लाइन के कांस्टेंट को आपका जो है यहां पर सेटिस्फाई नहीं करता है, डजंट सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, ये जो पॉइंट A0 है जो आपने एक्स एक्सिस पर चूज किया है, इस पॉइंट को आप वाई एक्सिस पर भी चूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस पे चूज किया है और ये पॉइंट इस लाइन के कांस्टेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस में हम इस पॉइंट A0 की तरफ सेट नहीं करेंगे, इस लाइन के दूसरे पोर्शन जो पॉइंट के तरफ नहीं है उस पोर्शन को सेट करेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक्स थे, समझ गए, ये कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में मदद करेंगे, है ना। जब हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ कई कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ एक ही सेम सेट ऑफ एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें मदद करते हैं, समझ गए। तो इसके बाद जो है और छोटा छोटा एक दो ग्राफ हम लोग करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक दो प्रॉब्लम करने वाले हैं ताकि आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से कोई प्रॉब्लम छूटे ना, समझ गए ना। खाली बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, समझ गए। बाकी जितने भी ट्विस्ट पॉइंट्स थे वो सारे हमने आपको समझा दिए हैं। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। चलिए लिखिए। तो गाइस चलिए कुछ बेसिक्स ग्राफ देखते हैं हम लोग, है ना, जिसका नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 में ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है ना, ये सेट ऑफ एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है आपका वो होता है आपका x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट अगर आपके पास दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा है ना। x का वैल्यू क्या है, 0 और 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा किधर होगा, y एक्सिस के दाहिनी तरफ, इस तरफ। तो इसके लिए जो कलर होगा इस तरफ होगा, समझ गए, किस तरफ होगा, y एक्सिस के दाहिनी तरफ। x इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका जो शेड होगा वो वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से दाहिनी तरफ, जिधर एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। समझ में आया? चलिए तीसरा पॉइंट है आपका, देखिए अगर आपके पास दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? देखिए ये आपके पास सेट ऑफ एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, है ना, और यहां पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, इसका जो सॉल्यूशन होगा किधर होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर या ओरिजिन से ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, और हमने बताया आपको कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और इसके लिए जो सॉल्यूशन एरिया होगा क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो y एक्सिस के दाहिनी साइड में होगा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ाया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर क्या होता है? y 0, इस लाइन पर तो 0 होगा और इसके ऊपर ग्रेटर देन 0 होगा। समझ गए? तो ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो भी आपको ड्रॉ करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, वो सारा लाइन का ही है। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कहीं ऐसा दिया हुआ है चौथा पॉइंट कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, या पहले ये समझिए कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है या प्लस माइनस के है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए अगर x इज इक्वल टू प्लस के है तो x एक्सिस ओरिजिन से राइट साइड में जो है x इज इक्वल टू k का ग्राफ होगा। ये ग्राफ जो है x इज इक्वल टू k का है, समझ गए। और x इज इक्वल टू माइनस k है तो ये जो लाइन है आपका ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू माइनस k का ग्राफ है, समझ गए। k क्या है? 0 से k यूनिट डिस्टेंस पर x इज इक्वल टू k का ये लाइन होगा। इसी तरह से k यूनिट के डिस्टेंस पर 0 से लेफ्ट साइड में ये लाइन होगा x इज इक्वल टू माइनस k का, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट समझिए, अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस k दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा होगा आपका? समझिए पहले, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस k है, अगर y का वैल्यू प्लस k लेंगे तो ओरिजिन से k यूनिट ऊपर, ये हो गया y इज इक्वल टू k का लाइन, और y का वैल्यू अगर माइनस k लेंगे तो ओरिजिन से नीचे k यूनिट पर y इज इक्वल टू माइनस k का लाइन हो गया, समझ गए। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस k और x इज इक्वल टू प्लस माइनस k का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, अगर समझिए जरा, अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएं आपको, जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया हो, अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाओगे आप ग्राफ में? देखो जरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू k क्या फॉर्म है? तो जो ओरिजिन से 3 यूनिट पर, है ना, ओरिजिन से 3 यूनिट पर हम लोग क्या करेंगे? x एक्सिस के तरफ 3 यूनिट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और ये लाइन होगा x इज इक्वल टू 3 का, और कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस लाइन और इस लाइन के दाहिनी तरफ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? चलिए, और इसी तरह से अगर छठा सातवां देखिए कि अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा बच्चा? देखिए जरा, देखिए ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है ना, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि यहां पर ओरिजिन से 5 यूनिट ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना, y इज इक्वल टू 5 का ये लाइन हो गया, y इज इक्वल टू
5 का लाइन है, और यहाँ रिस्ट्रिक्शन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। तो इस लाइन को और इस लाइन से ऊपर की तरफ सॉल्यूशन रीजन होगा इसका, किधर होगा, y इज इक्वल टू 5 वाला लाइन, और इससे ऊपर का रीजन जो होगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसी तरह ये सेम चीज अगर नेगेटिव में होता, x इज लेस देन इक्वल टू या माइनस या ग्रेटर देन इक्वल टू -3 या लेस देन इक्वल टू -3, तो आप ठीक अपोजिट साइड में चले जाते हैं ना, ये इधर की ओर आ जाता। इसी तरह से अगर ये रहता y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 या लेस देन इक्वल टू -5, तो आप यहां से ग्राफ समझ गए हैं, उसके अनुसार आप रीजन डिफाइन करेंगे, समझे ना। तो ये था कि किस प्रकार से इन छोटे छोटे ग्राफ का सॉल्यूशन रीजन आप डिफाइन करते हैं, वो था। अब एक लाइन और भी मिलेगा आपको, और ये लास्ट है, 8th लाइन है, और इसमें जो है आपका जो फॉर्म होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन होता है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है अपने, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, समझे ना। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह का ग्राफ होता है। ये जो इक्वेशन है इसका है, यहां पर ये जो OA है, ये वैल्यू जो है x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये a के बराबर होता है, और ये जो OB है ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया OB, समझ गए ना, ये वाला B, समझे। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका बेसिक फॉर्म इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है, या तो आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस फॉर्म में डाल दीजिए, या फिर आपका जो बेसिक फॉर्म रहेगा ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। कॉन्स्टेंट्स रहेगा तो यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब इनइक्वालिटीज को हटा के वहां पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं, और फिर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप 10th वाला बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक टेबल बनाते थे x और y का, पहले हम x का वैल्यू 0 करते थे और फिर y का वैल्यू निकालते थे, फिर हम y का वैल्यू 0 कर लेते थे और x का वैल्यू निकालते थे ना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ये ज्यादा आसान है कि एक टेबल बना लेंगे x और y के लिए, एक बार x 0 करके y निकाल लीजिएगा, एक बार y 0 करके x निकाल लीजिएगा, तो x और यहाँ पर ये आपका x और y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, मतलब a और b का वैल्यू निकल जाएगा। उसको x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट करके और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, समझे ना। लाइन आपका डॉटेड हो सकता है, थिक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कांस्टेंट कौन सा इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहा है। अगर कांस्टेंट लेस देन, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। अगर कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको जो लाइन है थिक और डार्क लाइन ड्रॉ करना है, समझ गए। तो ये था ओवरऑल बेसिक्स, टोटल कॉन्सेप्ट आपका, है ना, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड था वो सारा हो गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, अब कुछ भी बाकी नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, अब सिर्फ हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, है ना, समझ तो गए ही हैं, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना, कि जो भी हमने पढ़ा है क्या ये सारी बातें एप्लीकेबल है और किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसको हमें सीखना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, इस चैप्टर से 5 नंबर पक्का है, गारंटी के साथ आपका आएगा, समझे ना। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लेक्चर को एक बार आप देख लीजिए बढ़िया से, अच्छा से, समझ गए ना, एक बार अच्छा से देख लेना है। एक बार तो मौका मिल जाए एग्जामिनेशन से जस्ट पहले भी आप रिवीजन कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में, तो भी आपका क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का है, समझ गए। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप के सेक्शन है जिसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 तो आपके कैलकुलस से, 1 क्वेश्चन आपका मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट से, और 1 क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 प्रॉब्लम की तैयारी हो गई है। उसमें से 4 का आंसर देना है। हो सकता है कि इसी 3 टॉपिक से है 4-5 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए आपका, है ना, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो इजी गोइंग एग्जाम होने वाला है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, तो इसी से सारे क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएंगे, समझ गए। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, फिर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। ऑलमोस्ट लीनियर
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम खत्म हो गया है। बस अब प्रॉब्लम करके इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। तो गाइस चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 12.1। इसमें हम लोग 12.1 में 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स आपके बनेंगे, समझे ना। बस खाली समझना है कि किस प्रकार से हम लोग कॉन्स्टेंट्स के लिए ग्राफिकली साइमल्टेनियसली जो है उसका सॉल्यूशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर किस प्रकार से फिजिबल रीजन निकालते हैं, फिर किस प्रकार से उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकलता है, और फिर हम लोग जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको कैसे इवेल्युएट करके उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, समझे ना, जो भी दिया रहेगा, समझे। तो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ले रहा हूं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में मिनिमाइज करना है आपको, है ना, मिनिमाइज करना है, मतलब z का मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। और ये z ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है -3x + 4y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, समझिएगा ध्यान से। और इसके लिए आपके पास कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा कॉन्स्टेंट है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। और तीसरा कांस्टेंट है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये जो आपके पास 4 है ये आपका कांस्टेंट्स है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कहा किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप सबको इन सारे जो कांस्टेंट्स हैं इसको ग्राफिकली साइमल्टेनियसली सेम सेट ऑफ एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक यहां पर सेट ऑफ एक्सिस बना लेते हैं, बाकी का कैलकुलेशन उस साइड करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, क्लियर है। ये ओरिजिन हो गया। अब है कि पहले हम लोग फर्स्ट ये पहला वाला जो है आपका इसको लेट कर लेते हैं x + 2y, और जो भी इनइक्वालिटीज दिया है उसको इक्वल टू बना के इक्वेशन बना लेना है, समझे। और इसको ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमने कहा था कि इसके लाइन को ड्रॉ करने के लिए, है ना, हमें क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे, x और y का एक टेबल बना लेंगे। अगर इसमें हम x का वैल्यू 0 डाल देते हैं, x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y = 8, मतलब y का वैल्यू 4 हो जाएगा, समझे। और अगर y का वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x = 8 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास जो है, आपके पास जो पॉइंट आया आपका, है ना, देखिए पॉइंट क्या आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल गया आपका। एक वैल्यू हो गया 0,4, 0,4 कहां पर होगा, 0,4 आपका y एक्सिस पर होगा, और दूसरा पॉइंट कहां होगा 80, ये आपका x एक्सिस पर होगा। तो देखिए एक पॉइंट हो गया आपका ये 80, है ना, एक पॉइंट हो गया आपका 80, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 0,4, और 0,4 कहां पर होगा आपका y एक्सिस पर होगा, ये हो गया 0,4, है ना। अब इससे पास होने वाला लाइन यहां पर देखिए इनइक्वालिटी कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, है ना। तो इस इनइक्वालिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू के लिए थिक लाइन, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है आपकी, यहाँ पे पॉइंट को हटा देता हूं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी लाइन हो गई, ये पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट था 0,8, और ये आपका लाइन हो गया, समझ गए। तो पहले वाले कांस्टेंट्स के लिए लाइन हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब हमको दूसरे कांस्टेंट्स के लिए देखना है। तो देखिए ध्यान से, दूसरा कांस्टेंट को फिर से लेट कर लीजिए, इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल टू साइन दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2y = 12। अब फिर से एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। तो x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और फिर y का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, समझ गए। तो आपका क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया आपका 0,6, 0,6 कहां होगा
y एक्सिस पर होगा और 4 0 कहां होगा आपका x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट हो गया आपका यहां पर 0,6, ये पॉइंट हो गया आपका 0,6 और एक पॉइंट हो गया आपका 4 0। इसको आप मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया, क्लियर है। तो ये जो है आपका इस सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए लाइन हो गया आपका, ये पॉइंट है आपका 4 0। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना। अब आपको जरा इनका सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। तो देखिए पहला वाला जो था, ये पहला वाला, इसको आप यहां पर चेक करेंगे। देखिए तो क्या करना है, हमने कहा था कि ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू c हो तो आपको 0 0 पुट करना है। 4 फॉर्म बताया था आपको, अगर उस फॉर्म के कांस्टेंट्स हैं तो आपको 0 0 पुट करना है। तो इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए, है ना। तो 2 में आप पुट कीजिए 0 0, पुट 0 0 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन 2। तो डालेंगे तो LHS देखिए, इसका LHS है x प्लस 2y और x और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 इंटू 2 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 0। और 0 क्या है बच्चा, 0 इसके RHS में 8 है ना। तो 8 से छोटा है 0, तो इसको आप लिख सकते हैं कि LHS इज लेस देन और इक्वल टू RHS। तो इस कंडीशन में क्या है, यहां पर हमने देखा कि LHS x और y का वैल्यू 0 0 डाला तो वैल्यू कितना आया 0, विच इज लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब LHS RHS से छोटा है। और यहाँ इनइक्वालिटी में भी वही दिख रहा है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग दैट इज 0 0 सैटिस्फाइज, है ना, सेटिस्फाई किया। तो हमने कहा कि जब 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो लाइन किधर, लाइन का कौन सा पोर्शन हम लोग सेट करेंगे, जो 0 0 की तरफ होगा, है ना। तो पहला लाइन कौन सा था, ये वाला, है ना। तो 0 0 की तरफ कौन सा पोर्शन हुआ, लाइन के इस तरफ, तो इधर वाला पोर्शन जो है आपका सेट होगा, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस लाइन के नीचे होगा, ओरिजिन की तरफ। क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड वाले के लिए अगेन देखिए, अगेन सेकंड वाला कांस्टेंट कौन सा है, 3x प्लस 2y। तो यहां पर फिर से यहां पर लिखेंगे पुट, अगेन पुट 0 0 इन इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। तो LHS क्या है, इसका LHS है 3x प्लस 2y और x और y का वैल्यू 0 0 डालना है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और रिजल्ट क्या आएगा 0। तो LHS का मान 0 हो गया और RHS का मान 12 है। तो 0 क्या हुआ, 12 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS है। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर दैट इज 0 0 क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है ना। अगर LHS का वैल्यू RHS से बड़ा आ जाता तो हम बोलते कि सेटिस्फाई नहीं करता है, समझे ना। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, है ना। जब सेटिस्फाई कर गया तो फिर से ये सेकंड वाले कांस्टेंट के लिए था, तो क्या होगा, सेटिस्फाई किया तो इस लाइन का वो पोर्शन जो ओरिजिन की तरफ है उधर सेट करेंगे। तो ओरिजिन की तरफ ये वाला पोर्शन है, देखिए यहां पर अभी सिर्फ एरो डाल रहा हूं मैं समझने के लिए कि इस लाइन के किस तरफ आपको सेट करना है। क्लियर हो गया। तो दोनों कांस्टेंट्स जो था वो हो गया। अब दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था आपको, x इज ग्रेटर देन, देखो फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, y एक्सिस के दाहिनी तरफ वाला भाग जो होता है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस तरफ y एक्सिस और उसके दाहिनी तरफ का जो रीजन होगा इसको हम लोग कलर करेंगे, समझ गए। अब दूसरा है आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने बताया कि x एक्सिस से ऊपर वाला भाग इसका सॉल्यूशन रीजन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन को ड्रॉ करते हैं, है ना, कलर करते हैं।
तो ये जो है देखिए 4 कांस्टेंट्स थे, चारों का साइमल्टेनियसली सेम सेट ऑफ एक्सिस पर हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन का मतलब है कि चारों कांस्टेंट से घिरा हुआ हो, ऐसा रीजन जिसमें चारों कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो। तो देखिए कौन सा रीजन होगा। अगर यहां पर 3 रीजन बनता है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि फिजिबल रीजन कौन सा है। तो देखिए इस रीजन को देखिए, जहां मेरी उंगली है इस रीजन में देखिए 3 ही इन्वॉल्व है, एक ये लाइन इन्वॉल्व है, एक ये लाइन इन्वॉल्व है, एक ये लाइन इन्वॉल्व है, जबकि आपके पास कांस्टेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन नहीं होगा आपका, समझ गए, जहां उंगली है। क्लियर हो गया। अब इस रीजन को देखिए, इस रीजन में भी 3 ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है। देखो ये वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला कांस्टेंट जो आपका पहला दूसरा था, और ये वाला कांस्टेंट जो आपका तीसरा था। तो ये रीजन भी 3 कांस्टेंट से बाउंडेड है, जबकि आपको फिजिबल रीजन कहता है कि सारे कांस्टेंट से जो कॉमन रीजन होगा वो आपका फिजिबल रीजन होता है। तो ये वाला भी रीजन जो है, ऊपर वाला रीजन भी आपका नहीं होगा फिजिबल रीजन। अब इस रीजन को देखिए, इस रीजन में देखिए ये लाइन है आपका एक लाइन, और ये लाइन किसके लिए है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे भी बंधा हुआ है। ये लाइन देखिए, ये लाइन किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस लाइन से भी बंधा हुआ है। 2 लाइन हो गया। एक लाइन ये देखिए, इस लाइन के नीचे वाला रीजन, तो तीसरा लाइन हो गया, और ये लाइन देखिए चौथा लाइन। चारों लाइन से जो कॉमन रीजन है, ये वाला आपका कॉमन रीजन है जो मैं सेट कर रहा हूं। तो ये आपका जो कॉमन रीजन है, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का डेफिनेशन क्या बताया था, फिजिबल रीजन का डेफिनेशन बताया था, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कांस्टेंट्स। तो ये जो मैंने जो पोर्शन कलर किया, जो रीजन कलर किया, दिस रीजन इज कॉमन टू ऑल द कांस्टेंट्स, है ना, ये सारे कांस्टेंट से कॉमन रीजन है, मतलब चारों कांस्टेंट्स द्वारा डिटरमाइंड रीजन है ये, समझे ना, इसमें चारों कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है। दिस इज द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन हो गया आपका, है ना। रूल बाय रूल चले हमने क्या किया कि चारों कांस्टेंट्स को यहां पर सॉल्व करके एक ही सेम सेट ऑफ एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद चारों कांस्टेंट्स में जो कॉमन रीजन है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जरूरत है कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए जरा, एक कॉर्नर पॉइंट तो आपका क्या है, ओरिजिन। दूसरा कॉर्नर पॉइंट इसको आप ए मान दीजिए, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपका पी हो जाएगा, है ना, और चौथा कॉर्नर पॉइंट आप इसको बी मान दीजिए। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, ओरिजिन, ए, पी और बी, जिसमें से 3 का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है। देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, ए का कोऑर्डिनेट है 4 0, और बी का कोऑर्डिनेट है 0 4 निकला हुआ है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, है ना, पी का। और ये जो ऊपर वाले 2 कांस्टेंट्स हैं, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने कहा था कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द फिजिबल रीजन, और ये 2 बाउंड्रीज है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे, बेसिकली ये जो इक्वेशन है आपका x + 2y = 8, और दूसरा ये वाला इक्वेशन जो है 3x + 2y = 12, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पर, तो 2y कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसमें से इसको घटा लें, इसको हम मान लो कि इक्वेशन ए मान लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे सॉल्विंग ए एंड बी, ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2x = 4 हो जाएगा, तो x = 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा 2 3। क्लियर है। तो यहां पर ये जो एक p कॉर्नर पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3। क्लियर है, चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया, है ना। तब आपको क्या करना है, अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू निकालना है। समझ गए।
तो कैसे निकालोगे बच्चा? देखो, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं CP इस तरफ, और यहां पर हम लोग Z इज इक्वल टू लिखते हैं, एक कितना है, Z इज इक्वल टू दिया हुआ है, यह है आपका -3x + 4y, ये दिया हुआ है। तो देखिए पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन को ले लीजिए 0 0, तो 0 0 जो है ओरिजिन यहां दिखा दीजिए, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, a, और a का वैल्यू है 4 0, x का वैल्यू 4 रखिए तो -12 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो z का वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z का वैल्यू -12 हो जाएगा। इसी प्रकार से p रखिए, अगला कॉर्नर पॉइंट p है और p का कोऑर्डिनेट है 2 3, तो देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, और y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो z का वैल्यू 6 हो जाएगा, है ना। और अगला जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है b, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका, इसका कोऑर्डिनेट है 0 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो गया, और y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग z का वैल्यू कितना हो गया, 16। ये आपका टेबल हो गया, समझ गए। अब क्या करना है आपको, जब आप प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब हमने कहा था कि मार्क करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, है ना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 16, तो यहां पर z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, z हो गया मैक्सिमम। और यहां पर देखिए सबसे छोटा वैल्यू -12 है, तो यहां पर z आपका मिनिमम हो गया, z कितना हो गया, मिनिमम, z आपका मिनिमम हो गया यहां पर, समझ गए। तो ये मार्क कर देना है, और आंसर में क्या लिखना है आपको, लिखेंगे दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ऐसे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -12, और किस पॉइंट पर है इसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को भी लिखना है, तो लिखेंगे एट A40, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो आप समझ गए ना, बहुत आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को करना। ओके, चलिए इसको उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन देखता हूं, लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में 12.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और इसमें से जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया वो उसमें आपका जो है जो बाउंडेड रीजन था, जो फिजिबल रीजन था वो बाउंडेड रीजन था, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है अब अनबाउंडेड रीजन है। एक इसमें भी करके आपको दिखा देता हूं ताकि मतलब कंफ्यूजन न रहे आपको बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन में, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4 नंबर, और इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा। इसमें आपके पास देखिए, इसमें भी आपको मिनिमाइज z को मिनिमाइज करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान दिया हुआ है 3x + 5y, है ना। कितना है, 3x + 5y, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है आपका, x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है ना। चलिए इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो पहले के लिए हम लोग लेट कर लेंगे क्या, इन इक्वेशन को इक्वेशन बना देना है ना, ग्राफ बनाने के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा, x + 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। और यहां से हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है x और y के लिए। जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल आ गया, है ना। और यहीं पर हम इसको चेक भी कर लेते हैं। नाउ यहां पर देखिए, नाउ पुट कर लीजिए
0 0 इन इक्वेशन टू में 0 0 पुट कर लीजिए तो LHS इसका हो जाएगा कितना? LHS है आपका x प्लस 3y, और यहाँ पर आप देखेंगे x का वैल्यू 0 डालेंगे और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो LHS आपका 0 आ जाएगा। और ये जो 0 वैल्यू है जो है LHS का, वो जो है RHS से छोटा है ना, जबकि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो दिखा रहा है कि LHS RHS से बड़ा है, और यहाँ पर हमने वैल्यू जो निकाला LHS का मान आ गया 0, और 0 क्या है? 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब क्या किया कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 0 0, या ऐसे लिख दीजिए देयरफॉर क्या हो गया? LHS इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। LHS RHS से बड़ा नहीं आया तो हम लिखते हैं यहाँ पर दैट इज 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चा? चलिए ग्राफ भी देखते चलते हैं साथ के साथ। ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, क्लियर। और आपके पास क्या है? 2 पॉइंट आ गया, एक आ गया 0 1 जो y एक्सिस पर होगा, और एक हो गया 3 0 जो x एक्सिस पर होगा, है ना। तो देखिए एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर, और एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर। यहां से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और लाइन थिक होगा कि डॉटेड होगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। इनइक्वालिटी कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो थिक लाइन होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट आया आपका, ये आया x एक्सिस पर 3 0 है, इसको आप a मान लीजिए, और y एक्सिस पर ये पॉइंट b है आपका, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 1। क्लियर हो गया? तो ये लाइन हो गया। और यहां पर क्या किया? यहां पर आपने देखा 0 0 को डाल के चेक किया तो क्या हुआ? डज नॉट सेटिस्फाई नहीं किया, तो ओरिजिन के तरफ नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। सेटिस्फाई करता तो 0 0 की तरफ सेट करते, और सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या करेंगे? लाइन के दूसरे पोर्शन को सेटिस्फाई करेंगे जो ओरिजिन के दूसरी साइड है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, लाइन के दूसरी साइड, ओरिजिन के तरफ नहीं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग फिर से दूसरे वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पर लेट कर लीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई, और यहाँ पर इनइक्वालिटी को हटा के क्या कर दीजिए? इक्वल टू बना के इक्वेशन बना लेते हैं, समझे। और यहाँ भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, देखिए। तो यहाँ टेबल बना लीजिए x और y का। एक बार x का वैल्यू 0 रख दीजिए तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, और दूसरी बार y का वैल्यू 0 रख देंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये आपका टेबल आ गया, है ना। और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं इसको, थर्ड वाले इन इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, है ना। तो पुट 0 0 इन इक्वेशन थर्ड में डाल दीजिए तो LHS क्या हो जाएगा बच्चा? LHS हो जाएगा इसका x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो LHS का वैल्यू 0 आ गया, जबकि जो कि LHS का वैल्यू जो 0 आया वो RHS से बड़ा नहीं है ना। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसमें दिया है कि LHS का मान RHS से बड़ा और बराबर है, जबकि यहाँ पर LHS का वैल्यू 0 आ गया जो कि RHS से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से LHS डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू RHS, है ना। मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दैट इज 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई। 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया, समझे। तो नहीं किया तो क्या करेंगे हम लोग? पहले तो इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर हम लोग ओरिजिन के दूसरी साइड जो है ना उसका सॉल्यूशन रीजन को यहां पर इंडिकेट करेंगे। तो देखिए इस लाइन का ग्राफ क्या होगा? x देखिए 2 पॉइंट मिला 0 2, y एक्सिस पर 0 2, यहां पर ये हो गया आपका 0 2, और x एक्सिस पर 2 0, यहां पर हो गया ना 2 0। तो एक लाइन ड्रॉ होगा इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये वाला, समझ गए। ये लाइन हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट हो गया b, और कोऑर्डिनेट हो गया आपका कितना? 2 0, और इसका कोऑर्डिनेट ये आपका मान लो कि पॉइंट C ले लेते हैं,
तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए ये तो हो गया। और ये भी सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन के दूसरी साइड, मतलब लाइन का ऊपर वाला पोर्शन जो ओरिजिन के तरफ नहीं है ना, तो ये भी ऊपर की तरफ कलर होगा। चलिए अब हमारे पास दो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। तो देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, y एक्सिस के दाहिनी तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, है ना। किधर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए किधर की ओर सॉल्यूशन होगा, y एक्सिस के दाहिनी तरफ। और दूसरा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए किधर होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा above द x एक्सिस, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपने फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन बना दिया कि किधर इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब देखिए जरा इन चारों में कौन सा कॉमन रीजन है। देखिए इस रीजन की बात करें तो ये सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस से ही बंधा हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है सॉल्यूशन रीजन इसका ऊपर है, नीचे की तरफ नहीं है, तो ये वाला रीजन आपका नहीं होगा फिजिबल सॉल्यूशन। इसको आप देखेंगे जहां मेरी उंगली है तो ये सिर्फ आपका दो लाइन से बंधा हुआ है, एक्स एक्सिस से और इस लाइन से, इस लाइन के इधर और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसमें भी दो लाइन ही इन्वॉल्व है, तो ये भी फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन नहीं होगा। इस लाइन इस रीजन को देखिए जहां मेरी उंगली है तो ये आपका इस लाइन के ऊपर है और y एक्सिस के दाहिनी साइड में है, तो ये भी जो है आपका चारों जो कांस्टेंट्स है उससे बंधा हुआ नहीं है, ये भी दो से है, तो ये भी फिजिबल रीजन नहीं होगा। अब इस रीजन को आप देखिए जहां मेरा ये हाथ है, आप देखिए ये एक्स एक्सिस से ऊपर भी है, ये रीजन y एक्सिस के राइट साइड में भी है, ये रीजन ये पहले लाइन के ऊपर भी है और सेकेंड लाइन के ऊपर भी है, तो आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो ये वाला फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि आपके पास जो फिजिबल रीजन निकला, अब ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया, है ना। एक दो तरफ जो है घिरा हुआ है और बाकी इस तरफ ये ओपन है, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया आपका, ये वाला रीजन हुआ, और ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया। समझे? तो फिजिबल रीजन समझ गए, सारे कांस्टेंट से घिरा हुआ होना चाहिए, सारे कांस्टेंट्स में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। तो देखिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ए, यहां पर P का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट C है ना। एक कॉर्नर पॉइंट A, दूसरा आपका P और तीसरा आपका C। तो A और C का कोऑर्डिनेट मालूम है, P का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये पहला था, इसको हम A मान लीजिए, और ये आपका दूसरा वाला हमने यहां पर माना था, इसको आप B मान लीजिए, है ना। और A और B को सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे नाउ सॉल्विंग A एंड B वी गेट, और आप तो सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत आसान है। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा और y का वैल्यू मिलेगा 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। समझे? x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 1/2, तो p का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा कितना, 3/2 1/2। क्लियर है? तो p का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3/2 1/2, है ना। अनबाउंडेड रीजन है ना। अब क्या करेंगे, हमको एक टेबल बनाना है, और टेबल में क्या बनाना है बच्चा, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू, और ये है आपका 3x प्लस 5y, है ना। अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका 3 0, a का कोऑर्डिनेट है आपका, a का कोऑर्डिनेट है 3 0। क्लियर है? तो 3 0 पर देखिए x का वैल्यू 3 रखेंगे तो z का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 9 प्लस 0 0, 9 हो गया, 9 प्लस 0 9 हो गया, है ना। इसी तरह दूसरा पॉइंट P रखिए, और P का कोऑर्डिनेट है आपका 3/2 और 1/2, है ना।
तो 3/2 और 1/2 पर वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, देखिए 3/2 यहाँ पर, तो 9/2 और प्लस 1/2 5/2, 9 और 5 14/2 मतलब 7 आ जाएगा। और फिर आपका तीसरा पॉइंट सी है, कॉर्नर पॉइंट इस फिजिबल रीजन का, और सी का कोऑर्डिनेट है 0 2, एक्स का वैल्यू 0 रखिए तो ये आपका 0 हो गया, और वाई का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू 10 हो गया, है ना। आपको क्या करना था, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 10, तो ये हो जाएगा जेड, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 7, तो यहाँ पर जेड आपका मिनिमम हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपने मार्क कर दिया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपसे पूछ क्या रहा है कि जेड का मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो यहां पर लिख देंगे 10, जेड मिनिमम कितना हो जाएगा, जेड मिनिमम हो गया आपका 7, और कहां पर हुआ, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट्स को भी लिखना है 8, कहां पर 3/2 1/2, और ये आपका हो गया आंसर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में करवाता हूं। बाकी क्वेश्चन जितने भी इधर करवाया हमने, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे इसमें। और बाकी जो क्वेश्चन, बाकी 7 क्वेश्चन और बचते हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या 10 है 12.1 में। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन सिमिलर है, इन्हीं पर बेस्ड है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। 10 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको देख लेते हैं। 10 नंबर में जेड को मैक्सिमाइज करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है, जेड को मैक्सिमाइज करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और ये दिया हुआ है x प्लस वाई, इसको मान लिया इक्वेशन 1, और कांस्टेंट से यहां दिया है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, इसको सेकेंड कांस्टेंट मान लेते हैं। और दूसरा दिया है -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। और नॉन नेगेटिव, इसको 3 मान लेते हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझे। अब चलिए इसका हम, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका, इसको आप पहला को लेकर चलते हैं, तो यहां लेट कर लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहां से हम टेबल फटाफट बना लेंगे। x और y के लिए x का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 डालो तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर इसको चेक भी कर लेते हैं, और यहां पर आप पुट कर दीजिए 0 0 इन इक्वेशन 2। तो LHS कितना है इसका बच्चा, LHS है x माइनस वाई, 0 0 डाल दीजिए तो वैल्यू 0 आ गया। और 0 क्या है, -1 से छोटा है, नहीं है, -1 से छोटा नहीं है, 0 -1 से बड़ा है। तो आप क्या देख रहे हो कि LHS का मान जो है RHS के मान से बड़ा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर LHS जो है, LHS नॉट लेस देन इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये भी हो गया कि यहां पर जो 0 0 है, दैट इज 0 0 does not satisfy नहीं किया, ठीक है। चलिए अब इसके लिए थोड़ा ग्राफ देखते हैं हम लोग, फटाफट ग्राफ भी देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2 पॉइंट है आपके पास, एक है 0 1 एक्स एक्सिस पर, यहां पर 0 1, और दूसरा पॉइंट है, सॉरी वाई एक्सिस पर 0 1 होगा, और दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और वो है -1 0, तो इस तरफ हो जाएगा इससे। और यहाँ इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन हो गया आपका, है ना। और यहाँ क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। तो सेटिस्फाई नहीं किया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है 0 0, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो लाइन के ऊपर का रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू है, तो लाइन आपका डार्क होगा, ठीक होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे पर आते हैं।
दूसरा जो है इसको लेट कर लीजिए, -x + y = 0। तो यहां से x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = x। और ये जो लाइन है आपका ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है, इसमें x और y का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये लाइन आपका ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है ना। खाली इसको क्या करना है, चेक करना है। तो इसको आप चेक कर लीजिए। और मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो आपको क्या करना है, यहां पर पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट था आपका 0 1 और ये कोऑर्डिनेट था -1 0, है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो ऐसे केस में आपको या तो x एक्सिस पर या y एक्सिस पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेना है। तो मान लो कि हम y एक्सिस पर ही ये पॉइंट ले लिया, पहले से एक पॉइंट है, ये है, इसी को हम ले लेते हैं, है ना। तो पुट कर दीजिए, पहले लिख लीजिए, लेट अ पॉइंट 0 1 ऑन द y एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहां ऑलरेडी था तो ले लिया, नहीं था तो अपने मन से कोई भी पॉइंट मान सकते थे, x एक्सिस पर भी और या y एक्सिस पर। तो यहां पर अब क्या करेंगे, पुट करेंगे 0 1 इन 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो LHS क्या है बच्चा, LHS है -x + y, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, LHS का मान 1, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, LHS का मान 1 है और यहां पर गिवन कंस्ट्रेंट्स के अनुसार LHS का मान 0 से छोटा होना चाहिए। क्या कर रहा है, 0 से छोटा होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या आ गया, LHS का मान 1 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है वो डजंट लेस देन कितना, RHS से छोटा नहीं है। LHS का मान जो 1 आया वो RHS से तो छोटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी क्या लिखेंगे, दैट इज 0 1 does not satisfy satisfy नहीं किया तो इस लाइन के इस पॉइंट के तरफ नहीं होगा। हमने बताया था कि अगर x एक्सिस या y एक्सिस किसी एक्सिस पर आप पॉइंट लेते हो और वो आपका सेटिस्फाई करेगा तो कलर किस तरफ करना है, शेड करना है पॉइंट के तरफ, है ना। और सेटिस्फाई नहीं किया तो पॉइंट के दूसरी तरफ। तो देखिए इस लाइन का इधर वाला साइड पॉइंट के तरफ हुआ और इधर वाला साइड पॉइंट के दूसरी तरफ हुआ, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस तरफ होगा। बात आई समझ में। चलिए अब आपके पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस के दाहिनी तरफ, है ना। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो देखिए तो यहां पर कोई कॉमन रीजन बनता है क्या, इस रीजन को देखिए, इसमें सिर्फ x एक्सिस और ये लाइन इन्वॉल्व है, तो ये आपका कॉमन रीजन नहीं होगा। इस रीजन को देखिए, इस रीजन में सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना। और इस रीजन को देखिए जरा, ये पूरा रीजन नहीं होगा, यहां से यहां तक दोनों लाइन के बीच में, समझ गए। अब कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला रीजन है। तो इधर सिर्फ जो है एक ही लाइन इन्वॉल्व है ना। तो यहां पर कोई कॉमन रीजन ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर इज नो फिजिबल रीजन, कोई फिजिबल रीजन नहीं है। तो कोई फिजिबल रीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लिख सकते हैं 10 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्योंकि फिजिबल रीजन होगा तभी उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तभी हमको पता चलता है कि कहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है और कहां पे मिनिमम हो रहा है। यहां तो आपका फिजिबल रीजन ही नहीं बना, है ना, इसलिए हम लिखेंगे देयर इज नो फिजिबल रीजन, thus मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to x plus y is not defined, समझ में आया। ऐसे हम लोग लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है ना।
तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 12.1 में, समझे। और बाकी जो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे इन्हीं पर बेस्ड है, समझे ना। तो बाकी के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सिर्फ आप वीडियो को देख लीजिएगा, 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 12.2 का करवाऊंगा, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी बेसिक्स में, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किया या फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 12.1 में, वो सारे के सारे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और सारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। जब इस तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स सारे दिए हुए हों तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, समझे। मैंने कहा था, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि जब प्रॉब्लम्स जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जब वर्ड प्रॉब्लम में हो तब आपको फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन वहां पर फॉर्म करके दिखा देता हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन उसी तरह फॉर्म करना है और सॉल्यूशन इसी प्रकार निकालना है। बस क्या करना है कि ये जो है ये काम आपको फॉर्मेशन करना है, मतलब डिसीजन वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना है, फिर सारे कांस्टेंट्स को लिख देना है, समझ गए ना, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी। बस ये 3 काम कर लेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्सरसाइज 12.1 के फॉर्म में आ जाएगा। और बाकी का काम जो है 12.1 के क्वेश्चन की तरह ही 12.2 के क्वेश्चन में करना है। बस एक काम करना है कि वहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को का फॉर्मेशन करना है आपको, ओके। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन फॉर्मेशन करके दिखा देता हूं, उसके साथ ही आपका लीनियर प्रोग्रामिंग समाप्त हो जाएगा और आपके जो है 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्लियर, चलिए लिखिए इसको। तो गाइस चलिए एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही करके दिखाएंगे आपको। यहां पर जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 12.2 में, इसमें सारे प्रकार के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। मतलब हमने 3 प्रकार के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बताए आपको। पहला था आपका डाइट प्रॉब्लम, दूसरा था आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और तीसरा था आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स इसमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मतलब वर्ड में लिखा हुआ, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मैंने कहा था आपको कि जब भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लैंग्वेज में लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जरूरत होती है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, समझे। और इसमें हमने कुछ स्टेप्स बताए थे आपको क्या करना होता है। पहला स्टेप में आपको डिसीजन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होता है, फिर आपको सारे कॉन्स्टेंट्स को लिखने होते हैं। ये 3 काम करने होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी का काम जो है एक्सरसाइज 12.1 के जैसा ही हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सारा काम वही करना है, खाली फॉर्मेशन जो है आपको कर लेना है यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका और इससे आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। 2 प्रकार के फूड है, यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2 तरह का फूड है, एक फूड है पी और दूसरा फूड है क्यू, है ना। 2 तरह के फूड को मिक्स करना चाहती है ना। इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर contain at least 8 unit of विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। कम से कम फूड, ये जो 2 प्रकार के फूड वो मिक्स कर रही है उसमें कम से कम विटामिन ए का कंटेंट 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन बी का कम से कम कंटेंट 11 यूनिट होना चाहिए, है ना। ये लिखा हुआ है। इसके बाद है आपका फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। तो यहां पर अब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख सकते हैं। इससे पहले हम लोग को डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब अगर हम ये कहें कि जो पी टाइप का फूड है वो x केजी है और जो क्यू टाइप का फूड है वो y केजी है, क्योंकि पर केजी यहां पर आपका दिया हुआ है, पर केजी कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां
आपके पास दो तरह का विटामिन कंटेंट है, एक में आपका विटामिन ए है और दूसरा विटामिन बी है आपका, है ना। और तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि x kg है क्या, फूड P, है ना, और y kg है फूड Q, है ना। और तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, 60 रुपए केजी है फूड P, तो ये हो जाएगा 60x, है ना। और 80 रुपए केजी है आपका फूड Q, तो ये हो जाएगा 80y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे, फूड P कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए और 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी। फूड P में 3 यूनिट विटामिन ए है पर केजी और 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी है। और फिर क्या है अगला, आगे है आपका फूड Q कंटेन्स 4 केजी विटामिन ए और 2 केजी विटामिन बी। सॉरी, दूसरा है आपका फूड Q कंटेन्स 5 केजी विटामिन, ये 3 और 5 हो गया, 4 केजी और 2 केजी है। विटामिन ए 4 केजी है और विटामिन बी 2 केजी है। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल विटामिन कंटेंट जो है विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, तो टोटल 8 यूनिट विटामिन ए है कम से कम, और ये है टोटल आपका 11 यूनिट विटामिन बी, है ना। समझ में आया। दो प्रकार के फूड है, इसको रेशमा मिक्स करना चाहती है। विटामिन ए का मिनिमम कंटेंट कम से कम 8 यूनिट है, विटामिन बी का मिनिमम कंटेंट कम से कम 11 यूनिट है। फूड पी में 3 यूनिट पर केजी और 5 यूनिट पर केजी विटामिन ए और बी को मिक्स करती है। फूड क्यू में विटामिन ए 4 केजी पर यूनिट और 2 केजी पर यूनिट विटामिन ए और बी को मिक्स करती है। तो आपको जो है बताना है, ठीक ना, इसका वैल्यू बताना है अंत में। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, ये जो भोजन फूड बनाती है उसका मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए डिसीजन वेरिएबल्स हमने ले लिया x और y। x केजी फूड p बनाती है, y केजी फूड q बनाती है, और x 1 केजी का दाम है p फूड का है 60 रुपया और q फूड का है 80 रुपीज। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए 60x प्लस 80y, है ना। डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो यहां से कांस्टेंट आप लिखेंगे। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो कांस्टेंट्स आपके हो गए। मैंने कहा था कि किसी भी चीज का अमाउंट और संख्या वो कभी 0 नहीं होगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, यहां से आपका हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो कंटेंट और बनेंगे। देखिए ये विटामिन ए का कंटेंट है, फूड विटामिन ए का कंटेंट है 3 यूनिट और 4 यूनिट यूज हुआ है और कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कम से कम 8 यूनिट यूज करना है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। और दूसरा देखिए p और q में विटामिन बी का कंटेंट है 5 और 2, और इसकी संख्या कम से कम 11 होने चाहिए, नहीं तो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हो जाएगा आपका 5x प्लस 2y। 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये 4 कंटेंट्स हो गए और ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट निकालना है, मतलब z मिनिमम का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मेशन हो गया, बाकी काम क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 11.1 में उसके जैसा करना है सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ही जो है ना, अब इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कांस्टेंट्स है, तो आप z को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.1 की तरह, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समाप्त हो गया और 5 नंबर आपके पक्के इससे आने वाले हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके गाइज, इसके बाद जो है आप एग्जाम दे लीजिए। उसके बाद जो है बाकी के बचे हुए सिलेबस को वीक में 2 या 3 लेक्चर करके हम डिलीवर कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। ओके, चलिए लिख लीजिए।